हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कुंडा एजुकेशन पॉइंट में। मैं धर्मेंद्र कुमार स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे आंग्ल भारतीय और चुनाव में संबंधित आरक्षण पर और देखेंगे कि हमारे संविधान में इससे संबंधित पहले क्या प्रावधान किया गया था और वर्तमान समय में क्या प्रावधान किए गए। तो आज की जो वीडियो है वह बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से भी वह बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह करंट से भी रिलेटेड है और वैसे भी महत्वपूर्ण है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। उम्मीद करते हैं आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं आंग्ल भारतीय। पहला प्रश्न तो यही बनता है कि वास्तव में आंग्ल भारतीय किसे कहा जाता है। विद्यार्थियों में हमेशा कन्फ्यूजन बना रहता है, तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा कि आंग्ल भारतीय किसे कहा जाता है। आंग्ल भारतीय एक ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है जिसका पिता या पिता वंश से कोई भी व्यक्ति यूरोप मूल का हो और वह विवाह के माध्यम से भारत की नागरिकता ग्रहण कर लिया हो और वह अस्थायी समय तक या एक अनिश्चित काल तक भारत का निवासी रहना चाहता है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, इसको थोड़ा चित्र बनाकर समझते हैं। कहने का मतलब यह है कि ऐसा व्यक्ति, ये पिता और ये माता, और इनसे मान लीजिए कोई भी संतान होती है। ठीक है, तो इन्हें आंग्ल भारतीय होने के लिए यह जरूरी है कि इनके पिता या पिता वंश में से कोई भी व्यक्ति यूरोप मूल का हो। तब जो है इन्हें या इनके जितने भी संतानें होंगी उन्हें आंग्ल भारतीय कहा जाएगा। क्या है? ऐसा व्यक्ति जिसका पिता या पिता वंश में से कोई भी व्यक्ति यूरोप मूल का हो और वह विवाह के माध्यम से भारत में आकर भारत की नागरिकता ग्रहण कर लेता है और भारत में एक अस्थायी समय तक रहना चाहता है, तो उसे आंग्ल भारतीय कहा जाएगा। हम लोग शब्द से भी निकाल सकते हैं। आंग्ल का मतलब होता है अंग्रेज और भारतीय का मतलब होता है जो भारत का नागरिक हो। ऐसा अंग्रेज जो भारत का नागरिक हो उसे आंग्ल भारतीय कहा जाएगा, लेकिन उसके लिए यह जरूरी है कि वह यूरोप का हो। ध्यान दीजिएगा, उसके लिए क्या जरूरी है? वह यूरोप का हो। अगर किसी अन्य देश का है तब उसे आंग्ल भारतीय नहीं कहा जाएगा। साथ ही साथ यह भी जरूरी है कि उसका पिता यूरोप मूल का हो, माता से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये था आंग्ल भारतीय की परिभाषा। हालांकि हमारे एग्जाम में आंग्ल भारतीय की परिभाषा से तो सवाल पूछे नहीं जाएंगे। अब देखते हैं कि हमारे एग्जाम में किन किन बिंदुओं से सवाल पूछे जा सकते हैं। बात यह आती है कि क्या हमारे संविधान में आंग्ल भारतीय शब्द को परिभाषित किया गया है कि नहीं किया गया है। क्या हमारे संविधान में आंग्ल भारतीय शब्द को परिभाषित किया गया है कि नहीं किया गया है। तो हम लोग कहेंगे हाँ, हमारे संविधान में आंग्ल भारतीय शब्द की परिभाषा दिया गया है। तो बात ये आती है कि किस अनुच्छेद में परिभाषा दिया गया है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हमारे संविधान के अनुच्छेद 366 के 2 में आंग्ल भारतीय शब्द की परिभाषा दिया गया है। क्या है? परिभाषा दिया गया है। इसका मतलब ये है कि हमें वैसे भी जानना होगा कि आंग्ल भारतीय किसे कहा जाता है, तो अनुच्छेद 366 के 2 में जाकर हम लोग इसको देख सकते हैं। ठीक है, क्या कहा गया अनुच्छेद 366 के 2 में? तो यही कहा गया है कि ऐसा व्यक्ति जिसका पिता या पितृवंश में कोई भी व्यक्ति यूरोप मूल का हो और वह भारत में आकर अस्थायी समय तक अधिवास करना चाहता है, तब उसे आंग्ल भारतीय कहा जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, हम लोग जानते हैं कि लोकसभा में और विधानसभा में आंग्ल भारतीयों को मनोनीत किया जाता है। ठीक है, आंग्ल भारतीयों को मनोनीत किया जाता है। लोकसभा में दो आंग्ल भारतीय जो है राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। इसी प्रकार विधानसभा में एक आंग्ल भारतीय जो है राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है। ध्यान से समझिएगा दोस्तों,
अभी बताएंगे इसमें प्रश्न भी कैसे पूछे जा सकते हैं। लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। विधानसभा में 1 आंग्ल भारतीय राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है। अब प्रश्न ये आता है, ये जो राष्ट्रपति 2 आंग्ल भारतीयों को लोकसभा में मनोनीत करता है वह किस अनुच्छेद के अनुसार करता है? तो ध्यान दीजिएगा, यह करता है अनुच्छेद 331 के अनुसार। इसी प्रकार अगर कभी ये पूछा जाए, ये जो राज्यपाल 1 आंग्ल भारतीय को विधानसभा में मनोनीत करता है यह किस अनुच्छेद के अनुसार करता है? तो यह करता है अनुच्छेद 333 के अनुसार। ठीक है, क्या कहता है अनुच्छेद 331 और 333? तो अनुच्छेद 331 कहता है कि अनुच्छेद 81 के होते हुए, क्योंकि अनुच्छेद 81 में ही है लोकसभा, इसी प्रकार अनुच्छेद 170 में है विधानसभा। ध्यान से समझिएगा, अनुच्छेद 331 कहता है कि अनुच्छेद 81 के होते हुए भी यदि राष्ट्रपति को ऐसा आभास होता है कि लोकसभा में आंग्ल भारतीयों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो वह लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीयों को मनोनीत कर सकता है या 2 आंग्ल भारतीयों का नाम निर्देशित कर सकता है। इसी प्रकार अनुच्छेद 333 कहता है कि अनुच्छेद 170 के होते हुए भी यदि राज्यपाल को ऐसा प्रतीत होता है कि विधानसभा में आंग्ल भारतीयों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तब वह 1 आंग्ल भारतीय को विधानसभा में मनोनीत या उसका नाम निर्देशित कर सकता है। ठीक है, ये हो गया। अब ध्यान से समझिएगा, वास्तव में जब हमारा संविधान बना था तो यह प्रावधान सिर्फ 10 वर्षों के लिए किया गया था। यह प्रावधान सिर्फ 10 वर्षों के लिए किया गया था। यह कौन सा अनुच्छेद बताता है? ध्यान समझिएगा, यह प्रावधान जो है, यह प्रावधान 10 वर्षों के लिए था। ये कौन सा अनुच्छेद बताता है? तो ये बताता है अनुच्छेद 334। अनुच्छेद 334 ये बताता है कि ये जो प्रावधान किए गए हैं कि लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा 2 आंग्ल भारतीय मनोनीत किए जाएंगे और विधानसभा में राज्यपाल द्वारा 1 आंग्ल भारतीय मनोनीत किया जाएगा, यह सिर्फ 10 वर्षों तक ही किया जाएगा। ठीक है, ये अनुच्छेद 334 बताता है। अब बात ये आती है कि इनके लिए ये प्रावधान किया क्यों गया? तो हम लोग जानते हैं कि हमारे संविधान निर्माताओं ने ऐसे व्यक्ति जो यूरोप मूल के थे और भारत में रहना चाहते थे, उनके लिए यह प्रावधान किया गया कि जो व्यक्ति यूरोप मूल के हैं और कम से कम 10 वर्षों से कम से कम 5 वर्ष पहले से भारत में रह रहे हैं तो उन्हें भी भारत के अधिवास के आधार पर नागरिकता दी जाएगी। जब नागरिकता दी जाएगी तो इनकी संख्या तो बहुत कम हुआ करती थी, तो ये ज़रूरी नहीं था कि विधानसभा और लोकसभा में चुनाव जीत कर वहाँ तक जा पाएँ। तो यही प्रावधान किया गया कि यदि राष्ट्रपति को लगता है और राज्यपाल को लगता है कि लोकसभा व विधानसभा में इनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व तो नहीं है, तो लोकसभा में राष्ट्रपति 2 लोगों को मनोनीत कर सकता है आंग्ल भारतीय को, और राज्यपाल 1 आंग्ल भारतीय को विधानसभा में मनोनीत कर सकता है। ठीक है, ये प्रावधान किया गया था। कितने वर्षों के लिए? 10 वर्षों के लिए। अब आगे ध्यान से समझिएगा, अब थोड़ा सा आरक्षण को समझ लेते हैं, तब फिर वर्तमान पर बात करेंगे। चुनाव में आरक्षण, बात ये करते हैं क्या हमारे संविधान में चुनाव से संबंधित किसी को आरक्षण दिया गया है? क्या वर्तमान समय में भी आरक्षण दिया जाता है? तो हम लोग कहेंगे हाँ, आज भी चुनाव में आरक्षण दिया जाता है। जैसे पंचायतों की बात किया जाए, पंचायतों में महिलाओं को 33% का आरक्षण दिया गया है। ठीक है, इसी प्रकार लोकसभा और विधानसभा में भी एससी और एसटी को उनके जनसंख्या के आधार पर सीटें आरक्षित की गई है। जनसंख्या के आधार पर
अब ध्यान से समझिएगा दोस्तों, ये भी प्रावधान क्यों किया गया था, वही बात थी कि इनकी जनसंख्या कम थी। ये जरूरी नहीं था कि चुनाव में लोकसभा में चुनाव जीत कर जा सके, विधानसभा में चुनाव जीत कर जा सके, तो इसलिए ये कहा गया कि जनसंख्या के आधार पर इनकी भी सीटें आरक्षित की जाएंगी। ध्यान से समझिएगा, एससी का मतलब यह है कि अनुसूचित जाति और एसटी का मतलब यह है अनुसूचित जनजाति। ठीक है, इसका मतलब यह है कि लोकसभा और विधानसभा में भी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों को उनके जनसंख्या के आधार पर आरक्षण दिया जाता है। किस अनुच्छेद के आधार पर दिया जाता है, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, लोकसभा में जो आरक्षण दिया जाता है वह दिया जाता है अनुच्छेद 330 के अनुसार, और ये जो विधानसभा है, ये जो विधानसभा में आरक्षण दिया जाता है यह दिया जाता है अनुच्छेद 332 के अनुसार। क्या कहता है अनुच्छेद 330, 332 थोड़ा ध्यान से समझिएगा। 330 कहता है कि लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए उनकी जनसंख्या के आधार पर सीटें आरक्षित होंगी। इसी प्रकार 332 कहता है कि विधानसभा में अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए उनकी सीट के आधार पर सीटें आरक्षित होंगी। लेकिन ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह भी जो प्रावधान किया गया था, यह भी प्रावधान सिर्फ 10 वर्षों के लिए किया गया था। प्रावधान कितने वर्षों के लिए, तो 10 वर्षों के लिए। दस वर्षों के लिए। अब ध्यान से समझिएगा, ये कौन सा अनुच्छेद बताता है, तो ये भी बताता है अनुच्छेद 334। अब ध्यान से समझिएगा, ये भी प्रावधान 10 वर्षों के लिए, ये भी प्रावधान 10 वर्षों के लिए। इसका मतलब यह है कि हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, तब जो है यह 1960 में समाप्त हो जाना चाहिए था। 1960 में समाप्त हो जाना चाहिए था, क्योंकि 334 कहता है कि आंग्ल भारतीयों के लिए जो प्रावधान किया गया है और लोकसभा और विधानसभा में जो अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है, यह 10 वर्षों के लिए किया गया है। इसके 1960 में समाप्त हो जाना चाहिए था, लेकिन 1960 में एक नया संविधान संशोधन कर दिया गया और इस संशोधन के द्वारा जो है इसे 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। क्या किया गया, 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। 1960 में क्या होना था, समाप्त होना था, लेकिन 1960 में 8वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसे 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया और इस प्रकार इसकी अवधि हो गई 1970 तक। ठीक है, और 1970 में इसे समाप्त होना था कि 1970 के एक वर्ष पहले ही 1969 में एक नया संविधान संशोधन लाया गया, जिसे कहा जाता है 23वां संविधान संशोधन। और 23वें संविधान संशोधन के माध्यम से एक बार पुनः इसे 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया और इसकी अवधि कर दी गई 1980 तक। और 1980 में समाप्त होता कि उसके पहले ही 1980 में एक नया संविधान संशोधन कर दिया जाता है। 1980 में एक नया संविधान संशोधन कर दिया जाता है, 45वां संविधान संशोधन। अब 45वां संविधान संशोधन के माध्यम से इसे 10 वर्षों के लिए पुनः बढ़ा दिया गया और इसकी अवधि कर दी गई 1990 तक के लिए। अभी ध्यान दीजिएगा, एक एक लाइन बताएंगे। और 1990 में समाप्त होता कि 1990 के एक वर्ष पहले ही 1989 में एक नया संविधान संशोधन कर दिया गया, जिसे कहा जाता है 62वां संविधान संशोधन। और इसे 10 वर्षों के लिए पुनः बढ़ा दिया गया और इसकी अवधि हो गई 2000 ईस्वी तक। और 2000 ईस्वी में समाप्त होता कि उसके एक वर्ष पहले ही 1999 में एक नया संविधान संशोधन कर दिया गया, जिसे कहा जाता है 79वां संविधान संशोधन। और इस संविधान संशोधन के माध्यम से एक बार पुनः इसे 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया और इसकी अवधि कर दी गई 2010 तक के लिए। 2010 में समाप्त होता कि उसके पहले ही एक नया संविधान संशोधन कर दिया गया, जिसे कहा जाता है 95वां संविधान संशोधन। कब यह किया, 2009 में
95वां संविधान संशोधन किया गया, जिसके माध्यम से इसे 10 वर्षों के लिए पुनः बढ़ा दिया गया और इसकी अवधि कर दी गई 2020 तक के लिए। ध्यान दीजिएगा, ये जो यहाँ तक बढ़ाया गया है, आंग्ल भारतीयों के प्रावधान को भी बढ़ाया गया है और लोकसभा और विधानसभा में अनुसूचित जाति और जनजातियों के आरक्षण को भी बढ़ाया गया है, इसको भी बढ़ाया गया है, इसको भी बढ़ाया गया है इस संविधान संशोधन के माध्यम से। ठीक है, इसका मतलब यह है कि 2020 में अब इनके भी प्रावधान और इनके भी प्रावधान समाप्त हो जाने चाहिए थे, लेकिन 2019 में एक नया संविधान संशोधन लाया गया, जिसे कहा जाता है 104वां संविधान संशोधन। 104वां संविधान संशोधन, और इस 104वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसे 10 वर्षों के लिए पुनः बढ़ाया गया और इसकी अवधि कर दी गई 2030 तक के लिए। ठीक है, इसकी अवधि कर दी गई 2030 तक के लिए। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये जो 104वां संविधान संशोधन 2019 में किया गया, ये 2019 है, ठीक है, 2019 में किया गया, इसके माध्यम से सिर्फ लोकसभा और विधानसभा में अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था तो अगले 10 वर्षों के लिए बढ़ाया गया, लेकिन उसमें आंग्ल भारतीयों के लिए कोई भी प्रावधान नहीं किया गया। इसमें आंग्ल भारतीयों के लिए कोई भी प्रावधान नहीं किया गया। इसका मतलब ये है कि इसके माध्यम से जो बढ़ाया गया वह सिर्फ बढ़ाया गया किसके लिए? सिर्फ बढ़ाया गया एससी और एसटी के लिए, और किसमें? लोकसभा प्लस विधानसभा में। आंग्ल भारतीयों के लिए प्रावधान नहीं किया गया। अब ध्यान से समझिएगा, जब आंग्ल भारतीयों के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया, इसका मतलब यह है कि अब जो है राष्ट्रपति द्वारा न तो लोकसभा में मनोनीत किए जाएंगे, न तो राज्यपाल द्वारा आंग्ल भारतीयों को मनोनीत किया जाएगा। अब ध्यान से समझिएगा, ये जो 2019 में 104वां संविधान संशोधन हुआ, इसके लिए कौन सा विधेयक लाया गया था? तो इसके लिए विधेयक लाया गया था 126वां। अब समझो, 126वां संविधान संशोधन विधेयक के माध्यम से 104वां संविधान संशोधन किया गया। इसमें अंतर समझिएगा, 126वां विधेयक और 104वां संशोधन, इसका मतलब क्या है? ये तो विधेयक लाया गया था, और जरूरी नहीं है कि जितने भी संविधान संशोधन विधेयक लाए जाएं वो पास हो जाएं। तो विधेयक के क्रम से देखा जाए तो 126वां था, लेकिन संविधान में संशोधन जो किया गया 104वां था, क्योंकि जितने भी विधेयक लाए जाते हैं वो सारे के सारे विधेयक पास नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये विधेयक पूछा जाए तो 126वां, और संविधान संशोधन किया जाए तो 104वां। इसके माध्यम से क्या किया गया? सिर्फ और सिर्फ अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए प्रावधान किया गया, लेकिन इनके लिए कोई भी प्रावधान नहीं किया गया। अब बात ये आती है कि इनके लिए कोई भी प्रावधान क्यों नहीं किया गया? 2011 में जब जनगणना हुआ, 2011 के जनगणना में इनकी जनसंख्या सिर्फ और सिर्फ जो है 296 पाई गई। 296 पाई गई। कहने का मतलब सिर्फ 296 लोग ही ऐसे थे जो अपनी पहचान आंग्ल भारतीय के रूप में कराए, और इससे ज़्यादा नहीं कराए। तब संसद को लगा कि जब इनकी संख्या ही नहीं है, तब लोकसभा और विधानसभा में इनको आरक्षण देने का कोई भी प्रावधान नहीं है। जब इनकी जनसंख्या ही ज़्यादा नहीं है, तब जो है इनके लिए, इसीलिए इस 104वें संविधान संशोधन विधेयक में इनके लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया। इसका मतलब ये है कि वर्तमान समय में तो राष्ट्रपति, ये जो लोकसभा में मनोनीत हैं, विधानसभा में जो मनोनीत हैं, लेकिन आगे से मनोनीत नहीं किया जाएगा। वर्तमान समय की बात किया जाए तो लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय मनोनीत हैं, और राज्यसभा में भी आंग्ल भारतीय मनोनीत हैं, और 28 राज्य हैं। 28 में से कुल कितने राज्यों में एक एक आंग्ल भारतीय मनोनीत है? तो कुल 14 राज्यों में एक एक आंग्ल भारतीय मनोनीत हैं। ये था पूरा का पूरा हम लोगों का
आंग्ल भारतीय एवं चुनाव में आरक्षण से संबंधित प्रावधान। ध्यान दीजिएगा सवाल कैसे पूछे जाएंगे। आंग्ल भारतीय की परिभाषा किस अनुच्छेद में है? 366 के 2। ये किस भाग में है? तो इसका भाग क्रमांक की बात किया जाए तो भाग है 19। आंग्ल भारतीय राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? 331। विधानसभा में एक आंग्ल भारतीय की मनोनीत जो है राज्यपाल के द्वारा किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? तो अनुच्छेद 333। ये दोनों प्रावधान किस भाग में है? तो ये है भाग 16। ठीक है। यह प्रावधान शुरू में 10 वर्षों के लिए किया गया था। ये कौन बताता है? अनुच्छेद 334। हालांकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। अब ध्यान दीजिएगा, इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक तो नहीं याद करना है, लेकिन ये वाला 2019 में जो किया गया इसको ज़रूर याद रखिएगा कि 126वां संविधान संशोधन विधेयक था और ये इसके माध्यम से सिर्फ इसे बढ़ाया गया। और कब तक के लिए बढ़ाया गया? तो 25 जनवरी 2030 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। ठीक है। और ये लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया? तो लोकसभा में 330 और विधानसभा में 332। ये तो हम लोगों ने देख लिया कि 25 जनवरी 2030 तक के लिए इसे बढ़ा दिया गया। ठीक है। ये पूरा का पूरा जो है हम लोगों का आंग्ल भारतीय और चुनाव में आरक्षण से संबंधित प्रावधान थी। उम्मीद करते हैं आपको कुछ न कुछ नया सीखने को जरूर मिला हुआ होगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी जरूर बजा दीजिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड किया जाए तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। धन्यवाद।